हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन और सबसे बड़े कॉमर्स चैनल जिसका नाम है ऑब्सेशन सीबीएसई 11-12 कॉमर्स। आज जो चैप्टर हम खत्म करने वाले हैं उसका नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है। अरे तुम क्यों खिसक गए यार। हाँ, थ्योरी ऑफ डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स का या मैं कहूं पूरी इकोनॉमिक्स का इससे आसान लुल्लू पच्चू चैप्टर बना ही नहीं है कोई। समझ लो ये चैप्टर तुम्हारे लिए आशीर्वाद है कि तुम इसमें नंबर फोड़ो ही फोड़ो। ये भाई साहब इकोनॉमिक्स में डाला ही इसीलिए गया है कि तुम्हारे नंबर आए। तो चलो भाई इस चैप्टर को खत्म करते हैं। अगर कोई चीज इतनी आसान है तो उसे खत्म किया जाए। आओ भाई। तो अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑब्सेशन इंस्टीट्यूट पे और दिस इज आवर इंस्टाग्राम हैंडल। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स मिले, लाइव लेक्चर्स के अपडेट्स मिलते रहे फटाफट, तो एंड्रॉइड और आईओएस दोनों यूजर्स के लिए हमने एक बेहतरीन सा एप्लीकेशन बनवा रखा है। एंड्रॉइड यूजर्स डायरेक्टली ऑब्सेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ओबीजी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऑब्सेशन, और एप्पल यूजर्स माई इंस्टीट्यूट नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और उन्हें ये कोड यूज करना है YWTRVH। ठीक है। आओ भाई स्टार्ट करते हैं। तो पहला, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण गए प्रवचन न जाए। चैप्टर शुरू करते वक्त ही लिख लो कितने टॉपिक आ रहे हैं। कितने टॉपिक है इसमें? कह रहा मीनिंग ऑफ डिमांड आ रहा है, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व हम दो तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, कि इंडिविजुअल क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड, और मार्केट में किस तरीके से डिमांड निकाली जाती है, मार्केट डिमांड। ठीक है, डिमांड फंक्शंस, लॉ ऑफ डिमांड, चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंजेस इन डिमांड, और आखिरी टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डिमांड व्हेन अदर डिटरमिनेंट चेंजेस। ये इसी से रिलेटेड है। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड मैंने ये बता रखा है कि कभी भी कोई लॉ आता है तो हम उसको 3-4 पॉइंट्स में खत्म करेंगे। जैसे कि व्हाट इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ, कि लॉ कहता क्या है, फिर उसके उस एक्सप्लेन करने के लिए उसका शेड्यूल, उसका डायग्राम, फिर अजम्पशंस क्या है इस लॉ के, किन अजम्पशंस पे लॉ बना है, और आखिरी पॉइंट इज एक्सेप्शंस। ठीक है भाई, एक्सेप्शंस मतलब देयर आर ऑलवेज सम एक्सेप्शंस। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूं, कुछ लोग होंगे जो कहेंगे अरे यार क्या ही पढ़े यार, पढ़ने का क्या ही मतलब है। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, तो लॉ में भी एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले नोट्स बनाते चलो। स्टार्टिंग से कंप्लीट तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। मैं आपको मैं आपको इस चीज की गारंटी लेता हूं कि एक बार आपने ये लेक्चर देख लिया तो आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं। तो फिर तो आइए भाइयों चैप्टर शुरू करते हैं फटाफट, मजा आएगा। आता है मीनिंग ऑफ डिमांड। देखो मीनिंग ऑफ डिमांड को तीन तीन पॉइंट में तोड़ दो, मीनिंग ऑफ डिमांड बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। कह रहे किसी भी चीज की डिमांड होना तीन चीजों से रिलेटेड है। सबसे पहला क्या है? डिजायर। भाई बिना डिजायर के कोई डिमांड नहीं होती। डिमांड क्यों? डिमांड एज अ फोर्स। कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है डिमांड को? कंज्यूमर। डिमांड को कंज्यूमर्स बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है, या कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड से रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो डिमांड एज अ फोर्स कौन डिटरमाइन करता है? कंज्यूमर, हम तुम। डिमांड किसकी होती है? हमारी तुम्हारी। हम कंज्यूमर है, हम कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, और कुछ भी कंजम्पशन नहीं करेंगे, हम उसी चीज से कंजम्पशन करेंगे जिस चीज की डिजायर होगी। तो पहला पॉइंट क्या आता है? डिमांड रिफर्स टू द डिजायर, इट रिफर्स टू द डिजायर किसी भी कमोडिटी की, डिजायर टू बाय अ कमोडिटी। अब वो कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा मेरी डिजायर है एक मस्त लाल रंग की लैम्बोर्गिनी। ठीक है, ये मेरी डिजायर है, ख्वाहिश। जैसे तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम्हें तुम्हारी एक्स मिल जाए वापस, लेकिन होने नहीं वाला। ठीक, नेक्स्ट, इट शुड बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर। ठीक है, कह रहा है इट रिफर्स टू द डिजायर टू बाय अ कमोडिटी। सिर्फ इच्छा ही ना रखो, जेब में पैसे भी रखो। क्या मेरे पास है? जैसे तुम्हारे पास एक्स नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है यार, मैं गरीब, तुम किस्मत से गरीब। चलो भाई आगे देखते हैं क्या कह रहा है। डिजायर टू बाय कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर।
चलो भाई, परचेजिंग पावर क्या है कि भाई जेब में पैसा होना चाहिए, बिना पैसे के कोई काम नहीं बनेगा। तीसरा, विलिंगनेस टू स्पेंड, विलिंगनेस टू स्पेंड। ठीक है भाई, अगर आप ये 3 पॉइंट लिख देते हैं और तीनों को एक कर देते हैं तो आ गया हमारा डिमांड की डेफिनेशन। क्या कह रहा है? डिमांड रिफर्स टू द डिजायर टू बाय अ कमोडिटी। नंबर 1, किसी भी चीज की डिजायर होना। नंबर 2, तुम्हारे पास जेब में पैसे होने चाहिए, बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, खर्च करने की कुव्वत भी तो रखो, विलिंगनेस टू स्पेंड। अच्छा, मेरा मन है, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास एक मस्त सी लाल रंग की लैम्बोर्गिनी हो, ये मेरी डिजायर है, पर जेब में पैसे ही नहीं है। तो क्या भाई, पैसे नहीं है तो क्या मतलब डिमांड में नहीं आएगा? हाँ भाई, ये कहां डिमांड में आएगा? चलो अच्छा ठीक है, मेरी ख्वाहिश है कि एक लैम्बोर्गिनी ले लेते हैं, और मान लेते हैं कि तुम्हारे प्यार से मेरे पास कल से पैसे आ गए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे पास पैसे भी आ गए, लेकिन अब मन नहीं है, इच्छा नहीं है, मैं लाइफ में सब कुछ पा चुका हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भी वो डिजायर में, तब भी वो मेरी डिमांड में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तब भी वो डिमांड में नहीं आएगा। तो कह रहा है तीनों ही चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिजायर है, परचेजिंग पावर है और विलिंगनेस नहीं है तो डिमांड है। ये विलिंगनेस भी है कि पैसे हैं, मैं पैसे आएंगे मैं खर्च कर दूंगा। डिजायर भी है लेकिन पैसे ही नहीं है, लो, तब भी डिमांड नहीं आएगा। तो डिमांड में ये तीनों चीजें आना जरूरी है। फिर से याद कर लो, क्या? डिजायर टू बाय अ कमोडिटी, सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। ये डेफिनेशन लिखो, 3 में से 3 नंबर पाओ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में कुछ फर्क होता है। क्या फर्क होता है? पहले मुझे एक बात बताओ, डिमांड पढ़ते वक्त तुम क्या बन जाते हो? कंज्यूमर। डिमांड आपकी यूनिट का नाम क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है और वो डिमांड एज अ फोर्स को डिटरमाइन करता है। भाई एक आम आदमी, एक आम कंज्यूमर, हम और तुम सामान तभी खरीदते हैं, कोई भी सामान हो, है ना भाई, जब वो सस्ते में मिले। तो अगर मैं कहूं एक शेड्यूल मैं तुमको बना के दूं, ठीक है, और मैंने कहा चीजों के दाम दे दिए गए, प्राइसेस दिए गए, क्वांटिटी डिमांडेड, लाइफ इज सिंपल वी मेक इट कॉम्प्लेक्स, इकोनॉमिक्स इज सिंपल वी मेक इट कॉम्प्लेक्स। हाउ? देखो, शेड्यूल बनाने का क्या मतलब है कि आपको जरूरत नहीं है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर लो, टिपिकल पॉइंट में नंबर लो, सिंपल सिंपल प्राइसेस बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1, प्राइस बढ़ रहे हैं, डिमांड कम हो रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, हम इस पूरी चीज को देखें, यहां से लेके यहां तक, इसको और इसको क्या कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा? डिमांड। और अगर मैंने कहा कि 4 रुपए पे कितनी डिमांड है, तो तुमने कहा 2, इसको क्या कंस्टिट्यूट करोगे? क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर? समझ में आया? तो व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड? डिमांड का मतलब तुमने पढ़ लिया, डिफरेंट अमाउंट ऑफ। अब देखो, अगर डिमांड का मतलब हमने पढ़ लिया कि भाई डिजायर टू बाय, विलिंगनेस टू स्पेंड एंड परचेजिंग पावर, 3 कंपोनेंट होने चाहिए। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है कि भाई 4 रुपए पे कितनी है? 2, 3 पे कितनी है? 3, 2 पे कितनी है? 4। अगर मैं स्पेसिफिक प्राइस पे कितनी डिमांड है ये पूछ लूं तो वो है क्वांटिटी डिमांडेड। तो सिंपल क्वांटिटी डिमांडेड का मीनिंग क्या हो जाता है? क्यूडी मैं यहां पर लिख रहा था, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? आओ भाई, कह रहे स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी दैट टू बी डिमांडेड एट स्पेसिफिक प्राइसेस। बस खत्म। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया? स्पेसिफिक क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट स्पेसिफिक प्राइसेस इज क्वांटिटी डिमांड। और अगर डिमांड की बात करें तो ओवरऑल डिमांड कितनी है अलग अलग दामों पर, ये हो गया डिमांड। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना क्या है, पहले पीछे चलो, पीछे चल के क्या करना है? टिक करना है। आओ भाई, तो हमने पढ़ लिया मीनिंग ऑफ डिमांड, मुबारक हो तुमको। आओ आगे बढ़ो, आगे आगे आगे, ये हो गया। हाँ, नाउ अब डिमांड ना 2 तरीके से कवर की जाती है। एक एक इंडिविजुअल, एक मार्केट।
क्या है इंडिविजुअल और क्या है मार्केट समझो। मैंने कहा इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है एक कंज्यूमर की डिमांड, डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द मार्केट। और मार्केट डिमांड क्या होगी, पूरी मार्केट में जितने कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड को एक्यूमुलेट करो, हो गई मार्केट डिमांड। क्या कह रहा है, डिमांड फॉर ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। ठीक है भाई साहब, मैंने कहा मार्केट में 100 कंज्यूमर्स थे, 100 कंज्यूमर्स की हर एक कंज्यूमर की कितनी डिमांड है वो एक्यूमुलेट करो, आ जाएगा। क्लियर। अब इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे कवर होगा। ठीक, देखो, अरे ऊपर चलता हूं, आओ भाई। देखो, मैंने कहा शेड्यूल बनाना है, ये लीजिए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। 1 2 3 4, 4 3 2 1 हो गया भाई। कि जब प्राइस 1 रुपए था तब क्वांटिटी कितनी डिमांडेड थी, 4। जब प्राइस 4 रुपए हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 1। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घट रही है, और ये हर एक कंज्यूमर के साथ हो रहा है। अब ये सपोज करो क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए है। अब इस तरीके से ए बी सी डी न जाने कितने कंज्यूमर है, सपोज कर लेते हैं कि 2 कंज्यूमर है या 3 कंज्यूमर है, तो मार्केट डिमांड कैसे निकलेगी। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल देख लो, बड़ा सिंपल है ये भी भाई, कुछ नहीं। अब भाई मार्केट में चाहे तुम हो चाहे हम हैं, मार्केट में कोई भी कंज्यूमर है, ठीक, उसका बिहेवियर, एक रैशनल कंज्यूमर का बिहेवियर ऐसा ही होगा कि वो चीजें तभी खरीदेगा जब दाम सस्ते होंगे, फिर चाहे हम हो फिर चाहे तुम हो। ठीक है, तो मार्केट डिमांड कैसे निकलती है ये देखो, है ना। प्राइसेस दिए गए 1 2 3 4 5, डिमांड ए की कितनी थी, 5 4 3 2 1। जब प्राइस 1 रुपए, डिमांड 5, 2 रुपए, 4 3 रुपए, 3 4 रुपए 2 यूनिट और 5 रुपए 1 यूनिट, ये हमने पढ़ लिया। अब चाहे बी हो तो बी ने ऐसे कर लिया भाई, 50 40 30 20 10, कोई फर्क पड़ रहा है, 1 रुपए पे वो 50 यूनिट खरीद रहा था, 5 रुपए पे 10 यूनिट। बिहेवियर सेम है, क्वांटिटी भले ही ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन बिहेवियर सेम है। क्लियर, आगे बढ़ते। अब मार्केट डिमांड कैसे निकालोगे, कह रहे 1 रुपए पे पूरी मार्केट में कितने डिमांड है, ऑन एन अजम्पशन तुमने ये लिया कि कंज्यूमर कितना है पूरी मार्केट में, 2। मैंने कहा ठीक है भाई, दोनों की डिमांड को ऐड कर दो, कितना 50 प्लस 5 क्या हो गया, 50 प्लस 5 इक्वल्स टू 55। तो डिमांड ऑफ ए प्लस डिमांड ऑफ बी, ठीक। 40 प्लस 4 44, फिर 30 प्लस 3 33, ठीक है। 20 प्लस 2 22, ठीक। 10 प्लस 1 11। तो 1 रुपए पे मार्केट में कितनी डिमांड थी, 55। 5 रुपए पे पूरी मार्केट में कितनी डिमांड थी, 11। तो तुम चाहे एक कंज्यूमर की बात करो चाहे जितने भी कंज्यूमर है मार्केट में उनकी बात करो, बिहेवियर सेम है। 1 रुपए पे पूरी मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड थी, 5 रुपए पे सबसे कम डिमांड है पूरी मार्केट में। यहां तक समझ में आ गया, यही है इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड। अब अगर शेड्यूल समझ में आ गया है तो कल देख लो क्या होता है। देखो भाई, कर्व देख लो, ठीक। कर्व देखो, कर्व कैसा है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसे बनेगा, बड़ा सिंपल। पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस तरफ हम प्राइसेस रखेंगे ऑन वाई एक्सिस, इस तरफ रखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड किसकी, ए की। डिमांड और प्राइस का कैसा लेना देना है, वैसा ही जैसे अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का लेना देना है। इन शॉर्ट एक बहुत ही, देखो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन कोई भी हो सकते हैं, मैं किसी की भी नाम ले सकता हूं, ये 2 बंदे हैं XYZ मेरे हिसाब से, ठीक। नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है।
हमेशा लड़ते रहते हैं, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, दोनों एकदम अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक, तो क्या कह रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए, जब प्राइस 1 रुपए था तो डिमांड 5 थी, जब प्राइस 5 रुपए था डिमांड 1 थी। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घट रही है। प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन, दोनों अलग अलग डायरेक्शन, ये दो वेरिएबल कभी भी सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। अच्छा, ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, ठीक है, ये नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप मतलब क्या हो गया, दे बोथ आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब मार्केट डिमांड कर्व कैसे होगा तो देख लो। मैंने कहा मार्केट डिमांड कर्व में ये होता है कि आप भाई एक टाइम पे मार्केट में कितनी डिमांड है ये बताते हैं। तो जब जाहिर सी बात है मार्केट डिमांड की बात करेंगे तो कर्व थोड़ा सा फ्लैटर हो जाएगा। कैसे होगा ये देखो, चलो सबसे पहले आ जाओ ए के बारे में बना लो, फिर बी की डिमांड बना लो, और फिर मार्केट डिमांड बनाएंगे। मार्केट डिमांड, प्राइसेस, prices, quantity demanded by B, prices, quantity demanded by A। ठीक, हमने कहा ठीक, ये गया A का कर्व, ये गया, ये गया मेरा B का कर्व, और ये गया मेरा थोड़ा सा फ्लैटर। ठीक, मार्केट। अब सर आपने ये कैसे किया, मैंने कहा 1 रुपए पे, जब 1 रुपए डिमांड थी तो ये 5 था, जब 5 थी तो 1 था। ठीक, फिर 1 रुपए पे कितना था 50, 5 रुपए पे 10, इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक, इन दोनों को जोड़ दिया हमने, लेके चले साथ साथ। मैंने कहा फिर 5 रुपए पे अब कितनी है 11, और 1 रुपए पे कितनी है, अगर इस तरीके से मैं डिमांड को खींच दूं तो ये कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए मैं रफ फ्री हैंड डायग्राम बना रहा हूं और मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम है, वरना ये ऐसे खिंचता चला जाएगा। ठीक है, ये डिमांड कर्व जैसे थोड़ा हाईली इलास्टिक है। 1 मिनट, नहीं माने हैं, नहीं मानोगे तुम, करना ही पड़ेगा। चलो देखो, इस तरीके से खिंचता चला जाएगा, कर्व थोड़ा सा फ्लैटर हो जाएगा। ठीक है, मैंने फ्री हैंड डायग्राम बनाया। तो 1 रुपए पे कितनी थी, ये लीजिए भाई साहब 55। क्लियर, फॉर योर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। अब नोटिस करने वाली बात यही है, बस आप देख सकते हो कि मार्केट डिमांड में क्या हो रहा है कि कर्व थोड़ा सा फ्लैट होता चला गया है। क्यों, क्योंकि क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी पूरी मार्केट की जुड़ गई है, तो यहां पर वैल्यूज बढ़ गई है। क्लियर, बस और कोई फर्क नहीं है। आप चाहो तो ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए था, आप चाहो तो इन तीनों को एक ही डायग्राम में भी बना सकते हो। जैसे कि अगर मैंने चाहा तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये है ए की डिमांड, डिमांड ऑफ ए, ये है बी की डिमांड, और ये है मार्केट डिमांड, दोनों को जोड़ के जो आया। ठीक, ये आप पर है। ठीक, ये आप पर है कि आप कैसे बनाते हो। बहुतों की बुक में इस तरीके से दिया जाता है, बहुतों की बुक में ऐसे दिया जाएगा, कोई परेशानी होने वाली बात नहीं, हमने दोनों चीजें समझ ली हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अभी तक हमने जो भी पढ़ा, हमने कहा किसी भी चीज की जो डिमांड है वो किस चीज पर डिटरमाइन होती है, उसके खुद के दामों पर। लेकिन क्या सिर्फ तुम्हारी डिमांड
प्रोडक्ट के दामों पर ही डिपेंड करती है। अरे भाई कुछ चीजें तो महंगी होती है फिर भी तुम खरीद लेते हो, है ना? क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन की है। भाई मेरे मन को खूब भाया इसलिए मैं खूब खाया। तो समझ में आया? क्या प्राइस ऑफ अ कमोडिटी क्या सिर्फ एक ही फैक्टर है? नहीं, बहुत सारे फैक्टर है। हो सकता है उससे रिलेटेड गुड्स के दाम बढ़ घट रहे हो सकता है उसकी अवेलेबिलिटी इश्यूज आ जाए। अवेलेबिलिटी इश्यूज क्या होगा कि आज जो प्रोडक्ट तुम्हें मिल रहा है कल वो नहीं मिलेगा, तो तुम अभी से जाके महंगे दामों पे खरीद लोगे कि भाई हमें अभी दे दो, हमें नहीं मतलब है। ठीक है, तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं। हम इन फैक्टर्स को भी दो तरीके से कवर करेंगे कि भाई वो डिटरमिनेंट्स जो एक आदमी की डिमांड को डिटरमाइन करते हैं और वो डिटरमिनेंट्स जो पूरी मार्केट की डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। तो इसी तरीके से डिटरमिनेंट्स भी दो तरीके से आएंगे, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट। तो इंडिविजुअल में कितने? 1 2 3 4 5। क्या है? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जिसको हम ऐसे लिखते हैं पीएक्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसको हम ऐसे लिखते हैं पीआर। और ये दो तरीके के होंगे, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। इस तरीके से इनकम ऑफ द कंज्यूमर, भाई तुम्हारी कमाई क्या तुम्हारी डिमांड को मैटर करती है? अरे बिल्कुल मैटर करती है। ज्यादा कमाओगे ज्यादा उड़ाओगे, कम कमाओगे बस खाना खा पाओगे, उड़ाने की बातें नहीं होगी ज्यादा। ठीक है, तो इनकम ऑफ कंज्यूमर वाई। देखो इकोनॉमिक्स के रूल अलग है भाई, हमारे यहाँ थोड़ी चीजें अलग चलती हैं। आई इनकम ऑफ द कंज्यूमर को हम आई से नहीं लिखते, हम कहते हैं हमारी तरफ से वाई है, आज तुम्हारा नाम वाई है। आई माने इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, है ना? तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज इक्वल्स टू वाई। टेस्ट एंड प्रेफरेंस टी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस टी। एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइसेस इन द फ्यूचर्स या एक्सपेक्टेशंस रिलेटेड टू फ्यूचर। एक्सपेक्टेशंस को हम कैसे लिखते हैं? ई। एक्सपेक्टेशंस क्या करती है बेटा? डुबाती है। ज्यादा मत किया करो किसी से, सिर्फ खुद से रखना। क्या कह रहा है? एक्सपेक्टेशन ऑफ अ चेंज इन प्राइस, एक्सपेक्टेशन ऑफ अ चेंज इन द प्राइसेस ऑफ फ्यूचर। कल तुम्हें पता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, आज ही जाके टंकी भी फुल करा लोगे और कहोगे ये दो मेरे बकेट लाया हूं मैं, इसको भी भर दो और थोड़ा बहुत इस बोतल में भी डाल दो। यही तो होगा। भले ही तुम्हें अब देखो जनरली क्या होता है, अगर तुम्हें पता होता है प्राइसेस स्टेबल है तो तुम क्या करोगे कि भाई चुपचाप गाड़ी में जितना तेल डलता है उतना तेल डलवाओगे और अपने रास्ते जाओगे। लेकिन कल बढ़ने वाले तेल, अक्सर तुमने देखा होगा कि अगर मोदी जी रात को 8 बजे आके कुछ कहने वाले हैं, लोग पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं कि कल को क्या पता मोदी जी कहते भाइयों बहनों बहुत हो गया, अब कल से पेट्रोल नहीं होगा, साइकिल चलाओ। ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। चलो भाई, मार्केट में कितने होते हैं? मार्केट में वो सारे तो होंगे ही, प्लस 3 और जुड़ जाते हैं। सबसे पहले साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब तुम्हारी पॉपुलेशन कितनी है। अब तुम इंडिया हो तो 150 करोड़ है और तुम पाकिस्तान हो तो 20 करोड़ है। अब उसमें कितने मेल है कितने फीमेल है? अगर मेल ज्यादा तो मेल डोमिनेटिंग प्रोडक्ट, फीमेल ज्यादा तो फीमेल डोमिनेटिंग प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो वाई डी, इनकम माने वाई, डी माने डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? वाई डी। ये सारी चीजें भी बता रहा हूं, डिमांड फंक्शंस में आ जाएंगी। ठीक है, सीजनल एंड वेदर कंडीशंस। ठीक है, सीजनल एंड वेदर कंडीशंस। अरे इसको हटाओ, सीजनल एंड वेदर कंडीशंस हटाओ, सिर्फ दो पढ़ो बढ़िया से। पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सीजनल वेदर कंडीशंस क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं? ये कंपोनेंट कहीं ना कहीं तुम्हें सप्लाई में भी मिल जाएगा, तो तुम फर्जी कंफ्यूज हो गए। तुम सिर्फ दो पॉइंट्स कवर करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आओ भाई, एक एक करके सारे पॉइंट समझे, लिख तो लिए होंगे। अब सबसे पहले कह रहा है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। बहुत सिंपल है, किसी भी चीज का खुद का प्राइस, प्राइसेस बढ़ेंगे। मैं यहां एरो बना रहा हूं, अपने नोट्स में इस तरीके से मत बना के चले आना, ये नोट्स तुम्हारे लिए है ताकि तुम इसको समझ सको। एग्जाम में अगर ये नाटक करके आए, टीचर नंबर काटेगा और पास बुला के 2 लगाएगा। तो क्या है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, डिमांड, क्वांटिटी डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की क्या होगी? जनरल बिहेवियर, क्वांटिटी डिमांड विल फॉल। और उल्टा क्या होगा, अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं किसी प्रोडक्ट के तो क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज। क्लियर है ना? यही तो होता है, यही तो होता है कि भाई आईफोन के दाम बिग बिलियन डेज में जम से कम होते हैं
और जैसे ही कम होते हैं आते ही वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि भाई उसके दाम कम हुए, सब जो नहीं खरीद सकते थे उन्होंने भी खरीदना चालू कर दिया। तो प्राइसेस कम, डिमांड बढ़ी, प्राइसेस घटे, प्राइसेस ज्यादा हुए, डिमांड कम हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। भाई आपसी में होता है ना, जैसे भाई जिंदगी का उसूल है, हम कुछ ना कुछ रिलेट करके ही देखते हैं कि पड़ोसी ने अगर एक्सयूवी ली है तो हमारी फॉर्च्यूनर ही होगी वरना गाड़ी नहीं होगी। इस तरीके से कंज्यूमर ना मतलब रिलेटेड गुड्स के साथ, रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस से हिसाब किताब जरूर करता है। मतलब मार किसी को पड़ती है, दर्द किसी को होता है। सर आप ये क्या बातें करें, मार किसी को पड़ती है, दर्द किसी को होता है। आओ देखो, मैंने कहा हम रिलेटेड गुड्स को दो तरीके से तोड़ते हैं। एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना, एक होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यार सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? जैसे नाम में ही छुपा है। तो तुम्हारे स्कूल में क्या होता होगा कि कोई टीचर नहीं आया तो उसका सब्स्टिट्यूट टीचर आता है, विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। भाई गुड्स जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल दुनिया का हर इकोनॉमिक्स का टीचर देता है, वही मैं भी दूंगा, वो है टी कॉफी। बस एक ही एग्जांपल है। अब इसके बाद आते हैं कई सारे एग्जांपल। मैंने कहा कोई और गुड उठा लो जो आपस में एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट हो। लैपटॉप, डेस्कटॉप। मैंने कहा कोई और गुड्स उठा लो जो आपस में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो। क्या है वो? मैंने कहा पेप्सोडेंट, कोलगेट, है ना। पेप्सोडेंट नहीं तो कोलगेट। भाई ईवी कार नहीं पेट्रोल कार, समझा। कार तो कार, ठीक। तो एक दूसरे के जो सब्स्टिट्यूट हैं वो क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। अच्छा, मैंने कहा मार किसी को पड़े, दर्द किसी को हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर चीजों टी के प्राइसेस बढ़ते हैं, अगर कंज्यूमर देख रहा है कि चाय के दाम बढ़ते जा रहे हैं तो कहता है नहीं पिएंगे, कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। वो देखेगा लैपटॉप बहुत महंगा मिल रहा है तो कहेगा ठीक है भाई, लैपटॉप 60,000 का मिलता है, डेस्कटॉप 50,000 का मिलता है, तो मैं डेस्कटॉप खरीदूंगा, लैपटॉप नहीं खरीदूंगा। कहता भाई पेट्रोल, पेप्सोडेंट, कोलगेट, कल को पता चल रहा है कि पेप्सोडेंट के दाम बढ़ गए तो वो कहेगा क्या फर्क पड़ता है जी, कोलगेट खरीदो, कोलगेट कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो दर्द, मार किसी को, दर्द किसी को, प्राइस किसी का बढ़े, डिमांड किसी की कम ज्यादा हो। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं इनके बीच राम हनुमान की तरह रिश्ता होता है। भाई डिमांड, जैसे मैंने कहा ना, राम ना चले हनुमान के बिना, हनुमान ना चले सिया राम के बिना। पेट्रोल पेट्रोल नहीं हो तो गाड़ी कैसे चलेगी, एक तरीके से समझो। तो कह रहा है कार एंड पेट्रोल, ये भी दुनिया का हर इकोनॉमिक्स का बड़ा टीचर यही एग्जांपल देता है ना। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? पेन, इंक। अब तुम्हारे पास पेन है, इंक नहीं है, क्या करोगे? कान खुजवाओगे? नहीं ना। तो फिर किस काम का? कार है, पेट्रोल नहीं है, क्या करोगे? उसको धक्का देके लेके जाओगे पहाड़ों में? नहीं ना। तो कह रहा है ये एक दूसरे के बगैर कोई काम के नहीं होंगे, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब इसमें अगर मैंने कहा कि पेट्रोल के दाम बढ़ जाएं तो कार की डिमांड पे कुछ इंपैक्ट पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। इंक की डिमांड बढ़ जाए, इंक के प्राइस बढ़ जाए तो पेन की डिमांड पे कुछ इंपैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अब क्या पड़ेगा, कितना पड़ेगा, ये देख लो फटाफट। देखो क्या कह रहा है, चलो सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स, पेप्सोडेंट एंड कोलगेट, पेप्सोडेंट एंड कोलगेट। अब यहां पर हम ये लेते हैं, मैंने कहा प्राइसेस ऑफ पेप्सोडेंट इंक्रीजेस। पेप्सोडेंट के दाम बढ़ गए तो डिमांड किसकी कम होगी? पेप्सोडेंट की। और किसकी बढ़ेगी? कोलगेट की। तो कह रहा है डिमांड ऑफ कोलगेट
विल राइज। प्राइस एक का कम हो रहा है और डिमांड एक की बढ़ रही है। ठीक, एक ही हो गया। दूसरा इसका अपोजिट, मैंने कहा प्राइसेस ऑफ पेप्सोडेंट फॉल्स, तो डिमांड ऑफ कोलगेट विल फॉल। क्यों? कह रहा है पेप्सोडेंट के दाम गिर गए तो कोलगेट की डिमांड क्यों कम हो गई? क्योंकि कंज्यूमर कह रहा है मैं क्यों खरीदूं कोलगेट, अब मैं पेप्सोडेंट खरीदूंगा। ठीक है, समझ में आया? तो इन दोनों में क्या है, देखो, एक की प्राइस बढ़े एक की डिमांड बढ़ी, एक के प्राइस घटे दूसरे की डिमांड घटी। क्लियर? ये समझ में आया? यहां डायरेक्ट लेना देना है, दोनों गुड्स के बीच में प्राइसेस और डिमांड का डायरेक्ट लेना देना है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा होगा, देख लो भाई। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा होगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मैंने कहा कार एंड पेट्रोल, तो सपोज करो राइजेस या राइज इन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल बाय कार, पेट्रोल के मतलब पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डिमांड फॉर पेट्रोल कार्स, या सिंपली कार लिखो वरना तुम कंफ्यूज जाओगे, कार्स विल फॉल। यानी क्या हुआ, अगर मुझे कल को पता चले कि भाई पेट्रोल ना अब सीधा 100 से 35 रुपए में आ रहा है, 35 रुपीज पर लीटर हो जाएगा, होने नहीं वाला, इतना कुछ मत हो। ठीक है, अगर हो जाए तो भाई मैं सब बेच बाज के पहला काम करूंगा फॉर्च्यूनर लूंगा। क्यों? क्योंकि चला पाऊंगा, 5-6 किलोमीटर हुआ होगा, 35 रुपए में दे दे, कोई टेंशन नहीं। क्लियर? तो ऐसे अगर देखें, अगर कल को पता चल जाए और यही चीज उल्टी हो जाए कि भाई पेट्रोल 100 रुपए से सीधा 150 रुपए पहुंचने वाला है, सब छोड़ो, मैं सबसे पहले एक मस्त साइकिल लूंगा गियर वाली, उसको करूंगा फ्लेक्स। ठीक है, तो क्या होगा, राइज इन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल विल लीड टू डिमांड फॉर कार्स विल फॉल। ठीक है, या लीड टू फॉल इन डिमांड ऑफ कार्स, और इसका उल्टा क्या होगा, फॉल इन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, फॉल इन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल क्या करेगा ये, इट विल लीड टू राइज इन डिमांड ऑफ कार्स। ठीक, ये हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स। अच्छा, ये काम कैसे करेंगे ना, इसको हम लोग एकदम लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो इंपैक्ट वाला टॉपिक था। क्लियर? आओ भाई, नेक्स्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर है ना। इनकम ऑफ द कंज्यूमर किस तरीके से डिटर्मिनेंट है डिमांड का। भाई मेरी कमाई मेरी डिमांड को इंपैक्ट करती है कि नहीं? बिल्कुल करती है। मैं ज्यादा कमाऊंगा मैं ज्यादा उड़ाऊंगा, मैं कम कमाऊंगा मैं कम कमाऊंगा, बशर्ते कि मैं किस कमोडिटी को खरीद रहा हूं। यानी क्या वो कमोडिटी नॉर्मल गुड है या वो कमोडिटी इंफीरियर गुड है। सर अब ये नॉर्मल और इंफीरियर गुड का क्या हिसाब किताब आपने फेंक दिया। देखो, इनकम का लेना देना, इनकम का लेना देना डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, गुड्स कंज्यूम कर रहे हो। हम गुड्स को दो तरीके की कैटेगरी में रखते हैं, एक नॉर्मल गुड्स, एक इंफीरियर गुड्स। क्या होते हैं नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स? अगर मैं बुक की भाषा पे चलूं तो सिंपल ये है कि दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। मेरी इनकम बढ़ी, इन गुड्स की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तो इंफीरियर गुड्स क्या होंगे? इसका उल्टा, दोज गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेस
विद इंक्रीज इन इनकम। भाई मेरी कमाई घट गई, मतलब मेरी कमाई बढ़ गई, मैं इंफीरियर गुड्स नहीं कम खाऊंगा। अब इसका एक एग्जांपल समझो, एक लॉजिकल एग्जांपल मैंने कहा जैसे कि वीट, राइस, ये सब नॉर्मल गुड में आता है, और कोर्स ग्रेन है ना, कोर्स ग्रेन्स है ना, ज्वार बाजरा, ये सब किस में आता है? एग्जांपल क्या हो गया? ज्वार बाजरा, ये सब किस में आता है? इंफीरियर। क्यों? क्योंकि भाई ये जनरली कंज्यूम किया जाता है उन लोगों के थ्रू जिनकी इनकम लेवल लो होती है। अच्छा एक और एग्जांपल देखो, मैंने कहा जैसे कार हो गया और पब्लिक बस हो गया। भाई कार क्या है? नॉर्मल गुड है। पब्लिक बस की फैसिलिटी यूज कर रहे हो तो वो क्या है? इंफीरियर गुड है। और एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं? कुछ और एग्जांपल ले लो। और एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे मैंने कहा ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना भाई, होता है। तो दूसरा क्या होगा? इंफीरियर। अनब्रांडेड क्लोथ्स, है ना, और अनब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, क्लियर। तो ये सारी चीजें क्या है कि अगर पहले नॉर्मल गुड्स में आएंगी, मेरे लिए क्या है? नॉर्मल गुड्स है। कार एक नॉर्मल गुड है। मैं जब ज्यादा कमाऊंगा तो मैं बड़ी गाड़ी ले लूंगा, ज्यादा गाड़ियां ले लूंगा। अभी पैसे नहीं होंगे तो मैं बस से ट्रेवल करूंगा। तो इस एक तरफ क्या है? इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, एक तरफ इनकम इफेक्ट नेगेटिव है। क्या इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है? नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है। कमाई बढ़ी, डिमांड बढ़ी, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, इनकम घटी, डिमांड घटी, दोनों का सेम डायरेक्शन में मूवमेंट है। इंफीरियर गुड्स के साथ क्या है? उल्टा, इनकम बढ़ी, डिमांड घट गई। भाई पहले क्या था? पैसे कम थे तो बस से चल रहे थे। जैसे ही पैसे कमाना चालू किया, सबसे पहला काम क्या किया हमने? एक फॉर्च्यूनर खरीद डाली। तो क्या हुआ? बस की डिमांड कम हो गई। तो यहां क्या है? उल्टा हिसाब किताब है। इनकम बढ़ी, डिमांड घटी, इनकम घटी, डिमांड बढ़ी। एक सवाल आता है, अगर ये चीज समझ में आ गया है तो एक सवाल आता है कि सर जरूरी है कि बस किसी के लिए इंफीरियर हो सकता है बस पे चलना भी एक लग्जरी हो, किसी के लिए इतना भी पैसा ना हो उसके लिए लग्जरी हो। तो भाई इस सवाल का जवाब ऐसे होता है कि अ गुड कैन बी इंफीरियर टू वन एंड नॉर्मल टू अदर। अ गुड कैन बी इंफीरियर टू वन एंड नॉर्मल टू अदर। क्या ऐसा हो सकता है? यस। कब हो सकता है? इट डिपेंड्स अपॉन द इनकम। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक है वैगन आर। वैगन आर एक गाड़ी है, सबको पता है, हिंदुस्तान की आन बान शान वैगन आर। ठीक है, एक ऑल्टो हो गई, चलो ठीक है मैं वैगन आर पहले ले लेता हूं। मैंने कहा वैगन आर मेरे लिए नॉर्मल गुड है, लेकिन मिस्टर बच्चन के लिए इंफीरियर गुड है। मिस्टर बच्चन कहेंगे वैगन आर में टहलाओगे मेरी खोपड़ी लड़ेगी ऊपर, ठीक है, मुझे कम से कम जी वैगन लगेगी, वैगन आर में नहीं बैठूंगा मैं। इतना पैसा कमाने के बाद मैं वैगन आर में बैठूंगा। तो कोई भी गुड, अब वैगन आर है तो कार, अब मेरे लिए ये नॉर्मल गुड है, किसी और के लिए लग्जरी है। तो कोई भी गुड इंफीरियर या नॉर्मल किस बेसिस पे होता है? सामने वाले की इनकम पे। क्लियर? तो ए गुड कैन बी इंफीरियर टू वन एंड नॉर्मल टू अदर डिपेंडिंग अपॉन इनकम। ठीक, आप इसका एग्जांपल अपने एंड से भी दे सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, किस तरीके से टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आपकी डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। भाई अगर कोई चीज मुझे पसंद आ गई है तो भले ही कितनी महंगी हो मैं खरीद तो लूंगा, और कोई चीज नहीं पसंद आई है तो लाख सस्ती मिल जाए, खरीदने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस मेरी डिमांड को मैटर इंपैक्ट करते हैं? यस। अगर किसी भी कमोडिटी को लेके मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल है तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की जो डिमांड है
वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, डिमांड विल राइज। ठीक, एक इसका एग्जांपल है लबूबू डॉल। लबूबू डॉल करके आई थी, लबूबू डॉल। भाई रातों रात वो कंपनी $1 बिलियन कंपनी में कन्वर्ट हो गई थी, एक टॉय कंपनी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उस जापानीज बंदे का। ठीक है, वो लबूबू डॉल, जो वो गुड्डा जो थोड़ा सा इविलिश दिखता है, जिसकी स्माइल थोड़ी सी मतलब डरावनी टाइप की है, मैंने देखा था। वो अचानक से वो डॉल फेमस हो जाती है और लोग उसके 10,000, 15,000, 20,000 रुपए देने को राजी होते हैं कि बस हमें मिल जाए। हमें ये भी नहीं पता कलर कौन सा होगा, बस हमें मिल जाए। तो ये क्या है भाई, यहां पर कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस उस पर्टिकुलर डॉल के लिए फेवरेबल था, इसलिए मनचाहा दाम दिया और डॉल खरीद ली। अगर नहीं है फेवरेबल तो फ्री में भी दोगे तो भी हम नहीं खरीदेंगे। तो फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को लेके है तो उसकी डिमांड हमेशा बढ़ेगी, और अगर अनफेवरेबल है तो घटेगी। अनफेवरेबल प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टीएनपी लिख रहा हूं, विल लीड टू फॉल इन डिमांड। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस देखो क्या करती है बेटा, मैंने बता दिया, एक्सपेक्टेशंस डुबाती है, खुद से करनी चाहिए और किसी से नहीं। तो एक्सपेक्टेशंस यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर। देखो, एक्सपेक्टेशंस रिलेटेड टू फ्यूचर प्राइसेस। अरे भाई मैंने देखा कि भाई कल से पेट्रोल महंगा होने वाला है। सिंपल सीधी बात, मुझे पता चला है कि कल से पेट्रोल 20 रुपए महंगे होने वाला है। मैं आज ही चला जाऊंगा गाड़ी लेके, अपनी गाड़ी भी लेके जाऊंगा, मम्मी पापा की गाड़ी भी लेके जाऊंगा, कहूंगा सब में पेट्रोल डाल दो। मेरी अपनी करंट डिमांड अभी जर से बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर का बिहेवियर यही कहता है कि भाई अगर दाम बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, अभी सस्ते हैं अभी खरीद लो। तो अगर दो चीजें इसमें भी आएंगी, इफ यू एक्सपेक्ट अ राइज in price in near future, if you expect a rise in price in near future, अगर तुम लोग देख रहे हो कि भाई आने वाले समय में चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं तो तुम अभी से खरीदना चालू कर दोगे। your current demand will rise। और अगर इसका उल्टा हो जाए कि you see that there is a fall in price in near future, कल तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आगे कल पेट्रोल 20 रुपए सस्ता होने वाला है, तो आज बस गाड़ी यूं यूं खकारोगे और कहोगे कि यार बस घर तक पहुंच जा, बाकी कल डलवा देंगे। तो क्या है? फॉल इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, करंट डिमांड विल फॉल। क्लियर? ये हो गया इंडिविजुअल का आखिरी डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब मैं इसके बाद ये मार्केट डिटर्मिनेंट्स कवर करूंगा, बट मार्केट डिटर्मिनेंट कवर करने से पहले हमने जितने पॉइंट कवर किए उसका एक फंक्शन देख लो। देखो क्या है, देखो डिमांड फंक्शन एक टॉपिक है, अभी जो तुमने पढ़ा ना वो भी हम दो तरीके से कवर कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, दूसरा मार्केट डिमांड फंक्शन। देखो हमने क्या किया, जो डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं अगर इसकी तुमने फंक्शनल इक्वेशन लिख दी तो वही है डिमांड फंक्शन। क्या कह रहा है? डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स इज फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन, सबसे पहला था पीएक्स के बारे में पढ़ लिया, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। फिर पढ़ लिया पीआर, दैट इज प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। फिर पढ़ लिया हमने ई फॉर एक्सपेक्टेशंस, फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इतनी चीजें हमने कवर कर ली। ये क्या है? डिमांड फंक्शन, कि हाउ डिमांड फंक्शंस ऑन दीज थिंग्स। ठीक है, अब मार्केट की बात करते हैं। तो मार्केट में क्या क्या आता है भाई? तीन चीजें हमने पढ़ी थी मार्केट में, कितनी है हमारी? मार्केट में तीन चीजें पढ़ी थी, रुको देखते हैं कहां गया, ये रहा। मार्केट में तीन चीजें पढ़ी थी जिसमें से मैंने कहा था एक हटा दो, दो बची। क्या है? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, तो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन साइज प्लस पॉपुलेशन कंपोजिशन। कि भाई एक इकोनॉमी है जहां पर 20 करोड़ लोग रहते हैं और एक इकोनॉमी है जहां सिर्फ 5 लाख लोग रहते हैं। जाहिर सी बात है जिस जगह ज्यादा लोग हैं
उस जगह डिमांड भी ज्यादा होगी। दूसरा चीज, जहां क्या मेल फीमेल रेशियो है, अगर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जहां ज्यादातर मेल्स रह रहे हैं, मेल्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां मेल रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ज्यादा डिमांडेड होंगे, और जहां फीमेल्स की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां फीमेल्स रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ज्यादा होंगे। तो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ अ प्रोडक्ट डिमांड डिटरमाइन करती है। लिख लो भाई, इसका पॉइंट लिख लो फटाफट, याद रहेगा। सबसे पहले आता है मार्केट में क्या, साइज एंड कंपोजिशन। किस तरीके से, हाई पॉपुलेशन इंडिया, लो पॉपुलेशन चाइना। हाई पॉपुलेशन इंडिया, यहां पर डिमांड क्या है, ज्यादा है, डिमांड इज हाई। सॉरी, चाइना में बोल रहा हूं, नेपाल, बाप रे बाप, चाइना नहीं भैया, नेपाल। वैसे हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन इतना भी नहीं यार, ठीक। डिमांड इज हाई, यहां क्या, डिमांड इज लो। क्लियर, यहां डिमांड ज्यादा है, यहां डिमांड कम है। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पहले देख लो, लिख लो, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कह रहा है इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है। इनकम एंड वेल्थ है ना। देखो, एक ऐसा देश जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इवन है, पूरी पॉपुलेशन सेम तरीके का पैसा सेम क्वांटिटी में कमा रही है, सबकी अगर अगर बोल रहा है कि 10,000 रुपए एवरेज इनकम है, तो सबकी जेब में 10,000 रुपए हैं, अगर ये चीज है तो उस देश में रहने वाले लोगों की डिमांड ज्यादा होगी, बशर्ते उस देश में जहां पर कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और कुछ लोग दो वक्त की रोटी के लिए प्यासे हैं। अगर ऐसा कोई देश है तो वहां पर कभी भी डिमांड ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि पैसा सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है और उन कुछ लोगों की कितनी ही डिमांड होगी। क्लियर, तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन विल लीड टू हाई डिमांड, है ना। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन विल लीड टू लो डिमांड और फॉल इन डिमांड। क्लियर, ठीक, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा डिमांड डिटर्मिनेशन। अब फंक्शंस भी लिख लो फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, फंक्शंस। चलो, मार्केट फंक्शंस कैसे होंगे, देखो, मार्केट फंक्शन में क्वांटिटी मार्केट डिमांड ऑफ एक्स इज फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन, पहले तो ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम एक्सपेक्टेशंस, उसके बाद आएगा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, और हमारा आ जाएगा पॉपुलेशन साइज, दैट इज एन। ठीक, यहां कितने और जुड़ गए, दो। YD स्टैंड्स फॉर इनकम, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। N स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन साइज। हमने डिटर्मिनेंट्स को इक्वेशन में लिख दिया और ये हो गया फंक्शन। इक्वेशन को मतलब डिटर्मिनेंट्स को इक्वेशन में लिखते ही क्या बन जाता है, डिमांड फंक्शंस। ठीक है भाई, कितने टॉपिक हो गए, वापस चलेंगे, वापस चलेंगे। यहां क्या क्या पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, शेड्यूल एंड कर्व पढ़ लिया, डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिए, डिमांड फंक्शन क्या होता है ये पढ़ लिया। अब आएगा लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है भाई, लॉ ऑफ डिमांड, कितने टॉपिक। अब जब भी हम किसी भी मतलब जब भी हम इकोनॉमिक्स में
कोई भी लॉ कवर करते हैं, याद ये रखना कि 4 से 5 पॉइंट हमें लिखने ही लिखने हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम या तो ये लॉ एप्लीकेबल मतलब वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में फंस जाएगा, नहीं तो 6 नंबर में सीधा कभी कभी पूछ लेते हैं। और जब 6 नंबर में सीधा पूछेंगे तो जाहिर सी बात है कि तुम सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख के आ जाओगे तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? जब हम कम से कम 3 से 4 पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। अब वो 4 पॉइंट को हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, शेड्यूल एंड डायग्राम, अजम्पशंस क्या है और एक्सेप्शंस क्या है। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है? अजम्पशन तो भाई लॉ कहां कहां एप्लीकेबल होगा उसके पीछे कुछ अज्यूम कर लिया या हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं। एक्सेप्शन मतलब जहां लॉ नहीं काम करेगा, वेयर लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। ठीक है, अच्छा ये सारी सिनेरियो, ये सारी सिचुएशन हम पढ़ेंगे। तो भाई लॉ ऑफ डिमांड कुछ इतना अलग नहीं है, अभी तक जो हमने पढ़ा है वही है लॉ ऑफ डिमांड। क्या कि जब डिमांड पढ़ो तो कंज्यूमर बन जाओ। यूनिट किससे स्टार्ट होती है? कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। तो कंज्यूमर कोई सामान कब खरीदता है? जब उसके खुद के दाम कम होंगे, और कम नहीं खरीदेगा जब उसके दाम बढ़ जाएंगे। हम इस सिनेरियो में बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं। क्या मतलब? क्या मतलब देखो, जैसे मैंने कहा कि ये लिखा था क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटीज फंक्शनली रिलेटेड टू पीएक्स, पीआर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन साइज, एक्सपेक्टेशंस, ये सारे पॉइंट थे। कह रहा है अगर यहां से लेके ये सारे फैक्टर्स जितने भी हैं, इन सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लो, मतलब एक इनमें से कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो किसी भी चीज की क्वांटिटी डिमांडेड किस पे डिपेंड करती है? उसके खुद के दाम पे, पीएक्स पे। तो यही स्टेटमेंट है, क्या है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, other things remaining constant, price of related goods, expectation, taste and preference, income distribution, income of the consumer, ये सारी चीजें कांस्टेंट मान लो, तो क्वांटिटी demanded of a commodity increases with decrease in its own price and vice versa। इसका मतलब क्या है? उल्टा इसका। ठीक, ये है स्टेटमेंट ऑफ लॉ। आप लोग गलती क्या करोगे, यहां से लेके यहां तक की बात तो सबको याद रहेगी कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है, लेकिन वो लोग ये बात लिखना भूल जाएंगे, कौन सी? अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो अगर ये बात नहीं लिखी, नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि लॉ सही नहीं है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट लाइन क्या आएगी? इट कैन बी, नेक्स्ट लाइन इसी में जब आप लोग इस तरीके से एक्सप्लेन कर लोगे, नेक्स्ट लाइन आएगी, इट कैन बी फर्दर explained with the help of schedule and diagram। it can be further explained with the help of schedule and diagram। अब schedule and diagram सबको बनाना आ गया है। schedule हमने सीखा था, बड़ा सिंपल शेड्यूल, अज्यूम कर लिया, प्राइस दिया गया है, क्वांटिटी डिमांडेड 1 2 3 4 4 3 2 1। लो भाई, कर्व कैसे बनेगा? एक तरफ प्राइस, एक तरफ क्वांटिटी डिमांडेड, नेगेटिव स्लोप होता है। एक, बस इतनी चीजें लिख दी, 1 4, 1 रुपए पे 4 यूनिट डिमांडेड थी, 4 रुपए पे 1 यूनिट डिमांडेड हो गया। अब चाहो तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दे सकते हो? इन द ग्राफ वी कैन सी दैट व्हेन द प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी ₹1, द क्वांटिटी डिमांडेड वाज 4। as soon as the price increases from 1 to 4, the demand decreases from 4 to 1।
Hence we can say that demand and price are negative, price shows a negative relation. ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई. assumptions, स्टेटमेंट में ही तुमने assumptions देख लिए थे. क्या थी स्टेटमेंट? तुमने क्या लिखा था? कह रहा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स इज फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन पी एक्स. ये था. और क्या था कि भाई अगर हम ये ना लें तो पूरा फंक्शन क्या होता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस, इनकम, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? और कुछ बचा? और कुछ बचा? ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन साइज. ठीक है, उसमें से हम ये सारी चीजें क्या करते थे? मानते थे कांस्टेंट. यही तो था, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. हम ये अज्यूम करके चलते थे कि अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, सो वी आर अज्यूमिंग दिस. ठीक है, नाउ अब ये चीज हमने सीख ली. अब इसको यहां पर लिख सकते हैं कि भाई देयर शुड बी, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, there should be no change in technology, no change in income of the consumer, no change in the income distribution of our economy, no change in the population size. ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे assumptions. अब मैं एक एक करके सारे assumptions लिखूंगा नहीं, इस चीज में ये सारी पॉइंट्स क्लियर हैं. अपने अपने नोट्स बनाते चलें. ठीक, अब बारी आती है एक्सेप्शंस की. कहां कहां लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है. ठीक है, आओ सबसे पहले देखो क्या है एक्सेप्शंस. मैंने कहा कुछ पॉइंट्स आते हैं. सबसे पहले गिफन गुड्स. गिफन गुड्स, इनको ना हम हाईली इंफीरियर गुड्स भी कहते हैं. हाईली इंफीरियर गुड्स. इसका एक एग्जांपल देखो. जैसे एक होता है शुगर. शुगर कम्स फ्रॉम शुगर केन. शुगर के पहले होता है जैगरी, है ना? और जैगरी का भी एक रेसिड्यू मटेरियल होता है, दैट इज कॉल्ड शीरा, है ना? हम ये कह सकते हैं कि शीरा क्या है? हाईली इंफीरियर गुड्स. और इंफीरियर गुड में क्या हिसाब होगा कि भाई कल को ये सस्ता हो जाएगा तो क्या मैं ये और खरीदूंगा? वैसे तो लोअर लेवल इनकम के कंज्यूमर खरीदेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि अगर लोअर लेवल इनकम कंज्यूमर खरीद भी रहा है और वो देख रहा है कि ये और सस्ता हो गया है, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी नहीं. वो अपना कंजम्पशन शीरा से जैगरी पे शिफ्ट कर लेगा, गुड़ पे शिफ्ट कर लेगा. कहेगा यार जितना सस्ता ये मिल रहा है उतने रेट पे तो तुम गुड़ को खरीद सकते हो उतनी क्वांटिटी में. तो उसने कहा ठीक है भाई, हम शीरा से शिफ्ट कर लेंगे गुड़ पे खुद को. तो यहां क्या है कि प्राइस कम होने पर भी डिमांड बढ़ी नहीं, उल्टा डिमांड कम हो गई. यहां लॉ ऑफ डिमांड क्या हो गया? फेल हो गया. लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हो गई. यहां कह रहा है प्राइस घटा, डिमांड कम हो गई. उल्टा हो गया. ठीक है, जनरली क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड में कि प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी. यहां तो उल्टा ही हो गया, प्राइस कम हुआ डिमांड घट गई. अगला कह रहा है कि भाई अब हम हाईली इंफीरियर गुड्स नहीं कंज्यूम करेंगे, इनका दाम सस्ता हो गया है, अब हम गुड़ खाएंगे. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, दूसरा आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन. सोशल डिस्टिंक्शंस वो गुड्स जिनसे स्टेटस दिखता है. अब जैसे कि डायमंड, है ना? जैसे कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि डायमंड है, महंगी महंगी एक्सपेंसिव ज्वेलरी है, एक्सपेंसिव वॉचेस हैं. फॉर एग्जांपल रोलेक्स कल को मार्केट में 10-10, 15-15 हजार रुपए में मिलने लगे, तो तुम्हें क्या लगता है कि लोग उसके 10 लाखों रुपए देना पसंद करेंगे? नहीं, कहेंगे आप क्यों खरीदना है इसकी, यार हर जगह मिल रही है. रोलेक्स क्या कह रही है कि भाई वो महंगी है, वो इस हिसाब से महंगी है कि वो स्टेटस सिंबल दिखाती है. तो भाई आज भी उसके लिए लोग लाइन लगाए रहते हैं और वेट करते हैं कि कब रिलीज हो तो कब मिल जाए. अगर ये चीजें आसानी से मिलने लगी, डायमंड हर कोई नहीं खरीदता. क्यों? क्योंकि एक स्टेटस सिंबल की तरह वो होता है. अगर वो कल को सस्ता मिलने लग गए तो लोग खरीदेंगे, कहेंगे भाई ये तो भाई क्या ही मतलब है, ये तो हर दुकान पे मिल जा रहा है, इसको खरीदने का क्या सेंस बनता है. उन चीजों की डिमांड इसीलिए है क्योंकि वो बहुत महंगे हैं. अगर कल को ये सस्ते हो गए
और मारे मारे फिरने लग गए तो इनकी डिमांड खत्म हो जाएगी। यहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है, इनकी प्राइस ज्यादा होने के बावजूद भी इनकी डिमांड ज्यादा है, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। तीसरा और आखिरी कह रहा है इर्रेशनल जजमेंट। क्या कह रहा है? इर्रेशनल जजमेंट। अरे वो यार, ये तुम लोग जो सामान खरीद के लाए हो कितने का पड़ा तुमने कहा कि भाई यार एक शर्ट लेके आए हैं, मस्त मिल गई और 200 रुपए में। क्या 200 रुपए में? कह रहे हाँ। अरे भाई क्वालिटी बेकार है इसकी, क्या तुमने बेकार ले ली, तुमने उतार के वो शर्ट हटा दी। अब इसका मतलब क्या हुआ? कंज्यूमर का बिहेवियर ये भी कहता है कि यार अगर कोई चीज सस्ती है तो जरूरी नहीं वो अच्छी हो। वो बांगड़ सीमेंट वाला देखा है, कहता है सस्ता नहीं सबसे अच्छा। सस्ता नहीं है वो पहले ही बता देता है, साथ में एक लाइन और जोड़ देता है। तुम्हारा मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है कि सस्ता नहीं सबसे अच्छा। सबसे अच्छा इन द सेंस क्या कहने का मतलब है कि क्वालिटी वाइज बहुत तगड़ा है, तो तुम उसके ज्यादा पैसे दे दोगे। कोई चीज सस्ती है इसलिए वो अच्छी नहीं होगी, तुम्हारा ये मानना है, तो तुम उसकी डिमांड नहीं करोगे। वहां पर क्या है, अगर प्राइस कम है तो डिमांड भी कम हो जा रही है। हम गुड्स के साथ ऐसा होता है कि प्राइस कम है डिमांड कम हो गई। क्यों? क्योंकि ये बहुत सस्ता अवेलेबल है, इसको खरीदने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, इर्रेशनल जजमेंट इज वन ऑफ द एक्सेप्शन। यहां पर भी क्या है, चीजों कंज्यूमर के जो जजमेंट है वो इर्रेशनल है टुवर्ड्स क्वालिटी। प्राइस कम होता है तो डिमांड भी, क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाती है। ये 3 सिनेरियो बताया, हाईली इंफीरियर गुड्स, आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन और इर्रेशनल जजमेंट। ठीक है, आओ भाई, क्या हमारा लॉ ऑफ डिमांड खत्म होता है? हाँ, स्टेटमेंट पढ़ लिया, शेड्यूल डायग्राम समझ लिए, अजम्पशंस देख लिए, एक्सेप्शंस खत्म। आगे कहां चले भाई? देखो, लॉ ऑफ डिमांड पूरा खत्म। अब आता है चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंजेस इन डिमांड। चलो भाई ये खत्म करते हैं। चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड और चेंजेस इन डिमांड। सर ये क्वांटिटी डिमांड और डिमांड फिर से गेम चालू हो गया। हाँ देखो, हम यहां पर बात करते हैं दो तरीके से। हम डिमांड में जो चेंजेस हैं उनको दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, या तो वो मूवमेंट्स हैं या तो वो शिफ्ट हैं। मूवमेंट कह लो या शिफ्ट्स कह लो। मूवमेंट को क्या कहते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और शिफ्ट को क्या कहते हैं? पूरे डिमांड ही बदल गई, चेंज इन डिमांड। सर ये कहना क्या चाह रहे हैं? अरे यार, चेंज इन डिमांड। अब देखो, मूवमेंट होता है जब ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंजेस आते हैं, व्हेन देयर इज अ चेंज इन ओन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी ऑफ गुड, लिख देता हूं मैं यहां पे। ठीक है, और शिफ्ट कब होता है? जब प्राइस को छोड़ के किसी भी डिटर्मिनेंट्स में चेंज आए, व्हेन देयर इज अ चेंज इन अदर फैक्टर्स। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े। कहने का क्या मतलब है भाई, ये दो तरीके से क्लासिफाई होता है ना। कह रहा है मूवमेंट एक्सटेंशन होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन। अभी लिखो, उसके बाद आगे इसका शेड्यूल बताता हूं। और शिफ्ट भी दो तरीके का होता है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। इसको राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, नाउ एक्सटेंशन, जैसे क्योंकि मूवमेंट की बात आ रही है तो मूवमेंट क्या होता है भाई? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। एक्सटेंशन मतलब टू एक्सटेंड, तो ये क्या होगा? एक्सटेंड हो रहा है मतलब क्या है? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। भाई ये याद रखना कि जहां क्वांटिटी डिमांड आ जाए तो वो ओन प्राइस की वजह से होता है और वो मूवमेंट है।
और जहां पर सिर्फ ये आ जाए फॉरवर्ड शिफ्ट है, इंक्रीज इन डिमांड, यहां खाली क्या लिखेंगे, डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड क्या है भाई, डिमांड चेंज हो रही है शिफ्ट की वजह से, जो कि चेंज होते हैं अदर फैक्टर्स में चेंजेस की वजह से, उसे हम कहेंगे फॉरवर्ड शिफ्ट। अब फॉरवर्ड मतलब बढ़ना, बैकवर्ड मतलब घटना। अरे छोटा हो जाओ भाई। ओहो, प्लीज वेट बोल दिया भाई ने, अरे लो यार। ठीक, अब देखो तो बैकवर्ड मतलब क्या हो जाता है, डिक्रीज इन डिमांड। क्वेश्चन आ सकता है, बुक में भी देख सकते हो, अगर बोला इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड के बीच का डिफरेंस बताओ, तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड एक मूवमेंट है और इंक्रीज इन डिमांड एक शिफ्ट है। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है जब खुद का दाम घटता है गुड का, और फॉरवर्ड शिफ्ट क्यों होता है, जब अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज आ जाते हैं। एक एक करके इसको लास्ट टॉपिक में कवर करेंगे। अब इतना अगर तुम्हारा फ्लो चार्ट तैयार है, इस हिसाब का अगर तुम्हारा फ्लो चार्ट तैयार है, तो समझ लो तुमने आधी कहानी जीत ली है समझने की। ठीक है, अब मैं एक बार मूवमेंट सिखाऊंगा, एक बार शिफ्ट, इतना लिख लिया है। आओ भाई मूवमेंट देखो कितने तरीके के होते हैं। मैंने कहा होगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड कितने तरीके का हो गया भाइयों, दो तरीके का हो गया भाई। या तो एक्सटेंड हो रहा होगा, एक्सटेंशन, जिसे हम क्या कहते हैं, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए। अब किसी भी चीज की डिमांड इंक्रीज कब हो रही होगी, व्हेन इट इज अ क्वांटिटी डिमांडेड क्वेश्चन, जब उसके खुद के दाम घटेंगे। क्योंकि मूवमेंट के पीछे का कारण क्या होता है, मूवमेंट के पीछे का कारण होता है जब उसके खुद के दाम बदलते हैं, ओन प्राइस में चेंजेस आते हैं। इसका मैं एक शेड्यूल बना के दिखाता हूं, चलो शेड्यूल देखो। प्राइस 10, प्राइस 10 से 5 हो रहा है, क्वांटिटी 5 से 10 हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। ये रहा मेरा ग्राफ, प्राइसेस एक तरफ, क्वांटिटी डिमांड एक तरफ, नेगेटिव स्लोप ये रहा। देखो क्या कह रहा है ना भाई, जब प्राइस 5 रुपए, जब प्राइस 10 रुपए था तो डिमांड 5 थी, 5 हुआ तो 10। इसका मतलब क्या है, ये कर्व जो पहले इस साइड था, अब वो मूव कर गया है किधर, क्योंकि दाम कम हो गया है, दाम कम हुआ है, कर्व इधर मूव किया, किस साइड, एक्सटेंड हो रहा है ना। अगर तुम इस कर्व को बिहेवियर देखोगे तो ये क्या हो रहा है, एक्सटेंड ही तो हो रहा है। अगर ये ऐसे खिंचता चला जाए तो ये एक्सटेंड हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है। अगर इधर जा रहा है तो डिमांड घट रही, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर, ये हो गया मेरा डिमांड कर्व। अब कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, इसका शेड्यूल देख लो। इसका शेड्यूल कैसे चलेगा, इसका उल्टा हो जाएगा भाई। प्राइसेस दिए गए हैं, क्वांटिटी डिमांड दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम हो रहा है। कम कब होगा, जब दाम बढ़ेगा कि घटेगा, दाम बढ़ेगा तो दाम बढ़ गया भाई, पहले 5 था फिर 10 हो गया, ये 10 थी फिर 5 हो गई। अब इसमें डायग्राम कैसे बनेगा, इसमें डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से। लो भाई, मैंने कहा सेम डायग्राम था लेकिन मूवमेंट है वो बदल जाएगा, है ना। इधर प्राइसेस हैं, इधर क्वांटिटी डिमांड है, यहां से 5 और फिर 10। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पहले 5 था, प्राइस बढ़ गया है तो डिमांड इस साइड शिफ्ट हो गई है। यहां पर एरोज देखने वाले हैं, डायरेक्शन एरोज बता रहे हैं राजू। देखो ये हो गया, इस साइड मूव कर रहा है, यानी किधर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। क्यों, क्योंकि दाम बढ़ रहे हैं। इसका मूवमेंट किस तरफ है,
इस साइड है, खींच रहा है, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। डायग्राम देखने में एक जैसे हैं फिगर, फर्क किस चीज का है? फर्क है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट का। इधर प्राइस कम हो रहा है तो इधर एक्सटेंड हो रहा है, राइट, मतलब इधर मूवमेंट एक्सटेंड हो रहा है, इधर प्राइस बढ़ रहा है तो इनवर्ड एक्सटेंड हो रहा है। क्लियर चिल्ड्रन? ये हो गया हमारा मूवमेंट। क्यों हो रहा है मूवमेंट? किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि दाम, भाई इधर दाम कम हो रहे हैं, इधर दाम बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है। लेकिन शिफ्ट के साथ ये गेम नहीं है। शिफ्ट्स को क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड। क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड। अब हमने पढ़ लिया दो तरीके की शिफ्ट होते हैं, एक राइटवर्ड फॉरवर्ड, जिसे फॉरवर्ड भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, डिमांड। ठीक, इसी तरीके से बैकवर्ड होता है, लेफ्टवर्ड भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है भाई। अब ये जो शिफ्ट है ये क्यों हो रहे हैं? शिफ्ट के पीछे का कारण पैसा नहीं है, प्राइस नहीं है, शिफ्ट के पीछे का कारण है अदर डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो यहां ये हम लिख लेते हैं, इट हैपेंस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। अब वो अदर फैक्टर्स क्या होते हैं? सबको पता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन, दुनिया भर की चीजें। ठीक है, अब राइटवर्ड शिफ्ट है तो मैं इसका एक शेड्यूल बनाऊंगा, फिर इसका एक डायग्राम बनाऊंगा। तो मैंने कहा प्राइसेस है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी शर्ट्स, है ना। अब प्राइस पहले भी 100 था, अब भी 100 है, लेकिन पहले 100 यूनिट पे 1000 क्वांटिटी बिकती थी, अब 100 यूनिट पे 2000 क्वांटिटी बिक रही है एक ही शर्ट की। क्या दाम की वजह से हो रहा है? नहीं भाई, दाम तो सेम था। हो सकता है कि वो टी शर्ट ट्रेंड में आ गई, जहां ट्रेंड में आ गई लोग ज्यादा खरीदने लग गए सेम दाम पर भी, तो यहां पर उसके खुद के दाम में कोई चेंज नहीं आया है, बशर्ते अदर फैक्टर में चेंज आ गया। जैसे मान लिया मैंने टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, तो प्राइसेस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी शर्ट। ठीक है, ये गए मेरे प्राइसेस, कितना था? 100 रुपए तब भी था, 100 रुपए अब भी है, लेकिन पहले 100 रुपए पे 1000 यूनिट थी, अब 100 रुपए पे 2000 यूनिट है। यहां पर मूवमेंट नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो गया है। किधर शिफ्ट हो गया है? राइट साइड शिफ्ट हो गया। इसको क्या बोलेंगे? राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और इंक्रीज और फॉरवर्ड। इसका उल्टा क्या होगा कि जब दाम में कोई चेंजेस ना आए और चीज और क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाए। आओ भाई इसका भी देख लो, मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं। लो भाई इधर करते हैं, आओ। क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है प्राइसेस हैं और डिमांड दी गई है, क्वांटिटी डिमांड ओवरऑल। क्या कह रहा है? प्राइसेस 500 500, सेम प्राइस पे 5000 यूनिट थी, अब सेम प्राइस पे 1000 यूनिट सप्लाई डिमांड हो रही है। ठीक, कैसे होगा? ऐसे होगा, देखो भाई, है ना। प्राइसेस दिए गए, डिमांड दी गई, किसी भी कमोडिटी की रख लेते हैं। मैंने कहा सेम प्राइस पे डिमांड कितनी थी? 5000, है ना, और या 500 दाम रख लो, और सेम प्राइस पे डिमांड कितनी हो गई है? 1000। किधर खिसक गया शिफ्ट? इधर हो गया शिफ्ट। ये था इनिशियल, ये था फाइनल। इधर क्या था? ये था इनिशियल और ये था फाइनल। ठीक, चेंज होने वाला। क्लियर? आई सपोज मूवमेंट और शिफ्ट का फर्क समझ में आ गया होगा आप लोगों को, या चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फर्क बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। यानी क्या है भाइयों, भाई बहनों सुनो, इसको अगर समझना है तो ये फ्लो चार्ट रट लो, इसको जहन में उतार लो अपने आप, कोई भी डिफरेंस कहीं से भी आए तुम्हें पता चल जाएगा। क्लियर? आओ भाई देखो, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। लास्ट टॉपिक थोड़ा बहुत बड़ा है, वरना उसमें कुछ ऐसा सच है नहीं।
अगर आपको अभी यहां तक का टॉपिक बड़े आराम से समझ में आ गया है, यानी कि आखिरी टॉपिक, मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक आप खुद से कर ही लेंगे इसके अंदर के। तो हो गया हमारा क्या, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, लॉ ऑफ डिमांड खत्म, चेंजेस इन डिमांड भी खत्म। आखिरी टॉपिक प्यारे मुबारक हो भाई बहनों, चैप्टर खत्म होने के कगार पर है। ठीक है, लो भाई, हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन अदर डिटरमिनेंट्स चेंजेस। अदर डिटरमिनेंट चेंजेस, हाँ भाई देखो, कह रहा है क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स किस पे डिपेंड करती है, कह रहा है डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स कई चीजों पे डिपेंड करती है। हमने अदर डिटरमिनेंट्स की बात करनी, मतलब प्राइस की नहीं करनी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस, है ना, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया है, पॉपुलेशन साइज, और क्या था, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें थी, ये हो गई हमारी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस, इनकम, पॉपुलेशन, ये सारे पॉइंट है। अब कह रहे अगर इनमें कोई चेंज आए तो डिमांड पे क्या चेंज आएगा, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये उठाते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पीआर स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, है ना, रिलेटेड गुड्स। मैं एग्जांपल लेता हूं सब्स्टिट्यूट गुड्स का। सब्स्टिट्यूट, कह रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स के दाम, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं वही हमारा कोलगेट एंड पेप्सोडेंट। वैसे आप अपने एंड से कोई ले लो, ठीक है। मैंने कहा मुझे मैंने क्या बताया था, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जिसमें मार एक को पड़ती है, दर्द एक को पड़ता है, यानी प्राइस एक का बदलता है, डिमांड दूसरे की इंपैक्ट होती है। तो यहां मैं करता हूं सपोज इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ टी, दूसरा डिक्रीज, टी नहीं, मैंने टी फिर से आ गया, टी यार, ये जो टी कॉफी का जलवा है ये छूटेगा नहीं मुझसे। कोलगेट डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कोलगेट, ठीक। देखो कैसे, अब इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कोलगेट, इसका मतलब क्या है कि मुझे एक के दाम बढ़ रहे हैं, एक गुड के दाम बढ़ रहे हैं, तो मुझे ये बताओ कि क्वांटिटी डिमांडेड पेप्सोडेंट की इंपैक्ट करेगी। हाँ बिल्कुल करेगी। किस तरीके से करेगी ये बात करेंगे। पहले ग्राफ बना लेते हैं, एक तरफ प्राइसेस, एक तरफ क्वांटिटी डिमांडेड पेप्सोडेंट का इधर दिया गया है ना भाई। अब कह रहा है कि अगर कोलगेट के दाम बढ़ गए, कोलगेट के दाम बढ़ गए, तो पेप्सोडेंट की डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा। भाई पेप्सोडेंट की डिमांड पे कोई भी इंपैक्ट आए, पहले समझो कि पेप्सोडेंट का दाम नहीं बदला है। दाम किसका बदला है, कोलगेट का। हम किसकी डिमांड बताते हैं, एक की, मतलब दूसरे गुड्स की, पेप्सोडेंट की। तो पहले पेप्सोडेंट की डिमांड इतनी थी, ओ क्यू के हिसाब से सपोज करो। अब उसके रिलेटेड गुड्स का दाम बढ़ गया है तो लोग पेप्सोडेंट ज्यादा खरीदेंगे, डिमांड शिफ्ट होके किधर आ गई, इधर। अदर डिटरमिनेंट्स में हमने पढ़ा था कि ये इनिशियल डिमांड है, ये फाइनल डिमांड है। अदर डिटरमिनेंट्स में जब भी चेंज आएगा वो क्या करेगा, वो हमारा चुपचाप शिफ्ट करेगा, मूवमेंट है, यहां पूरा पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया। इसी तरीके से अगर प्राइसेस कोलगेट के घट गए, मैंने कहा ठीक है कोलगेट के प्राइसेस घटे होंगे, हाँ, तो ये इनिशियल डिमांड करता, लोग क्या करेंगे, अभी भी पेप्सोडेंट खरीदेंगे। पेप्सोडेंट इनिशियली महंगा हो चुका है, क्यों, क्योंकि कोलगेट सस्ता हो गया है कंपैरेटिवली, या मैं ये कहूं रिलेशन में देखें एक दूसरे गुड्स के, तो वो भाई महंगा हो गया हमारा पेप्सोडेंट। हमने क्या किया, कंज्यूमर ने कहा कि भाई अब पेप्सोडेंट कौन खरीदे, कोलगेट खरीदो, चलो लोगों ने कोलगेट खरीदना स्टार्ट किया, और पेप्सोडेंट की जो डिमांड थी वो पहले OQ थी, अब OQ1 यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। क्लियर, ये इनिशियल और ये फाइनल डिमांड क्या हुई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। इसी तरीके से सारे बनेंगे।
फॉर एग्जाम्पल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब मैं एक और बनाऊंगा, बाकी तुम्हारा होमवर्क है, बाकी तुम्हारा होमवर्क है। क्या कह रहा है? टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कह रहा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस में अगर चेंज आ रहा है तो डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये मैं एक ही डायग्राम में आपको बता देता हूं। प्राइसेस दिए गए हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। भाई प्राइसेस में तो कोई चेंज नहीं आया है, पहले भी उतने थे अब भी उतने, लेकिन पहले डिमांड होती थी OQ। चलो मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज में बता देता हूं। सपोज करो प्राइसेस पहले थे 1000 रुपए की टी शर्ट को खरीदने के लिए, जब 1000 रुपए दाम थे तब डिमांड होती थी 5000 यूनिट। लेकिन फेवरेबल चेंज हो गया, फेवरेबल चेंज हो गया मतलब तुम टी शर्ट, अब गर्मियां आ गई, सपोज करो अब गर्मियां आ गई, लोग पहले भी दाम 1000 थे अभी भी दाम 1000 है, गर्मियां आ गई, लोग ज्यादा खरीदने लग गए टी शर्ट, फुल टी शर्ट नहीं खरीदते, सब टी शर्ट खरीदने लग गए, तो 5000 से 10,000 यूनिट डिमांड होने लग गई। ठीक है, ये इनिशियल था, ये फाइनल था। अब सर्दियां आ गई तो यही कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? डिक्रीज इन डिमांड for a t-shirt because there is a unfavorable change in the demand good related to t-shirt। ठीक है, गर्मी आ गई। इसी तरीके से तुम्हें हर एक डिटर्मिनेंट का डायग्राम बना लेना है। मैंने एक में बनाया है, तुम अलग अलग तरीके से बनाना, इंक्रीज या फेवरेबल और अनफेवरेबल, मैंने तुम्हें बस समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते जाओ, काम करते जाओ। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो, और अगर कोई डाउट है या नोट्स चाहिए तो कमेंट करो। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा, थैंक यू क्लास। और हाँ, ये हमारा नंबर है, आप इस पे हमें कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।